नमस्कार। चाहे बात किसानों की आय बढ़ाने की हो या फिर महंगाई पर सर्जिकल स्ट्राइक की, सरकार हर मोर्चे पर खड़ी दिखती है। इस हफ्ते सरकार ने खाने के तेल, चीनी और कॉटन को लेकर बड़े फैसले किए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि सरकार महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कितने एक्शन में है। हमारे साथ इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए खुद फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे जुड़े हैं। हम उनसे चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं कि इस हफ्ते की महंगाई और किसानों से जुड़ी 3 बड़ी खबरें क्या हैं। सबसे पहले यहां पर नजर डाल लेते हैं हम यहां खाने के तेलों पर, जहां पर और सस्ता खाने का तेल हो सकता है। अगले 10 दिनों में और सस्ता होगा खाने का तेल, इस तरह की सरकार की मीटिंग हुई है और कीमतों में 8 से 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती संभव रह सकती है। ऑफकोर्स जिस तरह से हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाने के तेलों के भावों में गिरावट देखी है, सरकार ने वही भारतीय बाजारों में भी अप्लाई करने की कोशिश की है। सरकार ने कंपनियों के साथ यहां पर मीटिंग्स करी है और मई से अब तक 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिसमें 30 लीटर तक घटाए जा चुके हैं यहां पर दाम, और उसका इंपैक्ट हम रिटेल मार्केट्स में बहुत जल्दी आता हुआ देखेंगे भी। दूसरी बड़ी खबर यहां पर चीनी को लेकर आई, जहां पर गन्ने के एफआरपी यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस में 15 रुपए प्रति क्विंटल की हमने यहां पर बढ़त आते हुए देखी है। क्लियरली ये बड़ी खबर किसानों के लिए इस लिहाज से थी। पिछले साल की अगर बात करें तो जो ये एफआरपी था वो 290 रुपए था, अब इसे 15 रुपए बढ़ाकर करीब 305 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब चीनी मिलों को करीब 600 करोड़ यानी कि 6000 करोड़ रुपए ज्यादा यहां पर किसानों को देने होंगे। एक और चेंज जो इस बार सरकार ने किया है वो ये कि 10% रिकवरी की बजाय 10.25% रिकवरी पर एफआरपी लगाया गया है। आपको बता दें कि जो गन्ने की रिकवरी है वो यहां पर बढ़ती चली गई है हर साल, और अब यह माना जा रहा है कि 11% रिकवरी हम इजीली यहां पर बाजार में आता हुआ देखते हैं। अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक यहां पर हमने बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स भी यहां पर चीनी में होते हुए देखे हैं। तीसरी बड़ी खबर यहां पर कॉटन में आई, जहां पर भावों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। अगर आप अंतरराष्ट्रीय बाजार देखें तो वहां पर 98 सेंट्स के आसपास कारोबार है, लेकिन अगर भारतीय पैरिटी देखें तो वो 155 के आसपास है। इसी को लेकर एमसीएक्स ने यहां पर कॉटन पे एक बड़ा एक्शन भी लिया है और सोमवार से ये नोटिफिकेशन इंप्लीमेंट भी हो जाएगा, जहां पर उन्होंने अगस्त सीरीज के लिए नए नियम यहां पर लागू कर दिए हैं। क्या है ये नए नियम? एक तो ये कि डेली प्राइस लिमिट को यहां पर 4% से घटाकर 2% कर दिया गया है, यानी कि अब दिन में यहां पर 2% से ज्यादा कॉटन की मूवमेंट फ्यूचर्स मार्केट में नहीं होगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि एडिशनल मार्जिन को भी यहां पर ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है। जो अब तक 6% था, इसे बढ़ाकर 11% कर दिया है, यानी कि बहुत सस्ते में यहां पर आप लेवरेज ट्रेड या स्पेकुलेशन नहीं कर पाएंगे। सीरियस ट्रेडर्स ही अब यहां पर बाजार में आते हुए नजर आएंगे। तो ये 3 बड़ी खबरें यहां पर हैं जो इस हफ्ते में हमने आते हुए देखी हैं। सुधांशु जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इन सभी पर आपसे बात भी करेंगे। सबसे पहले बात मिठास की, चीनी से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सरकार ने यहां पर काफी सारे कदम उठाए हैं। एक्चुअली पिछले 2 सालों में अगर देखें तो सरकार यहां पर काफी प्रोएक्टिव रही है। पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि एफआर की बढ़त को आप कैसे देखते हैं, किसान और इंडस्ट्री का रिएक्शन इस पर क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो चीनी से रिलेटेड मुद्दे हैं उनको आपको पूरे पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। पिछले दिनों में चीनी के उद्योग में सरकार ने जो कदम उठाए उसकी वजह से जो सुधार हुए हैं उससे किसानों को भी फ़ायदा हुआ है और जो चीनी मिलें हैं उनको भी फ़ायदा हुआ है। लास्ट ईयर सरकार ने चीनी मिलों के माध्यम से करीब 1,15,000 करोड़ का चीनी जो खरीदी थी, शुगर केन खरीदा था, उसका पेमेंट किसानों को किया था, और वो पेमेंट 90% से ऊपर अब तक हो चुका है। और आने वाले समय में, इस साल में जो अब आएगा, शुगर केन ईयर आएगा, उसमें करीब 1,20,000 करोड़ का शुगर केन खरीदने की तैयारी है। और शुगर का हमारा प्रोडक्शन इस साल का हाईएस्ट एवर हुआ है, एंड वी आर नंबर 1 प्रोड्यूसर दिस ईयर इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में इस साल भारत ने पहला स्थान हासिल किया है चीनी के उत्पादन में। हमने करीब 360 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है, और अगर हम करीब 35 लाख टन चीनी जो हमने इथेनॉल के प्रोडक्शन में इस्तेमाल की है उसको भी अगर जोड़ें तो आप करीब 395 लाख टन हमने कुल जो है उत्पादन किया है। इस सब का फ़ायदा किसान को हुआ है, और इसका फ़ायदा बहुत हद तक शुगर मिल्स को भी हुआ है, क्योंकि शुगर मिल्स ने इस साल
इस अच्छे उद्योग के चलते करीब करीब 100 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात ऑलरेडी कर दिया है और सरकार ने अभी अभी 2 दिन पहले ही 12 लाख मीट्रिक टन चीनी को और निर्यात करने की उनको परमिशन दी है। तो ये हमारा शुगर हिस्ट्री में 112 लाख मीट्रिक टन का निर्यात जो है ये हाईएस्ट एवर होगा। लास्ट ईयर भी हमारा जो निर्यात था वो करीब करीब 70 लाख टन था और उसको अगर आप देखें तो उससे ये बढ़ करके करीब 42 लाख टन और इस साल बढ़ गया है। तो इससे ये बहुत क्लियरली वाज़ा होता है कि शुगर केन फार्मर्स को भी फ़ायदा हो रहा है और जो करीब 5 करोड़ परिवार जुड़े हुए हैं किसानों के शुगर केन के साथ वो इसका लाभ उठा रहे हैं और जो हमारी करीब 500 के करीब चीनी मिल है पूरे देश में वो भी फ़ायदा उठा रही हैं। किसान ने भी जो है वो नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके अब हमारी कंट्री की जो एवरेज रिकवरी है वो भी बढ़ कर के 11% हो गई है और इस पूरे सिस्टम में प्रोडक्शन का करीब करीब 88% जो है वो जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका फ़ायदा वो किसानों को मिलता है। तो ये सभी के लिए खुशी की बात है और सभी के लिए एक अचीवमेंट है जिसमें किसान का बहुत बड़ा रोल रहा है। एब्सोल्युटली, और आपने वो सारी चीजें बताई जो सरकार ने यहाँ पर की भी हैं और किस तरह से किसान को यहाँ पर फायदा मिला है। जो एफआरपी का इंक्रीज हमने सुधांशु जी इस हफ्ते में आता हुआ देखा है उससे आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्लियरली वो सीएसईपी की रिकमेंडेशन के हिसाब से ही था, लेकिन जो दूसरी बात है जो चीनी मिलें चाहती हैं वो ये कि शुगर का जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है उसे भी बढ़ाया जाए। तो ये दोनों ही जो कैलकुलेशन है आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, एफआरपी सीएसईपी के रिकमेंडेशन के हिसाब से है और वो इसलिए है कि किसानों को एक मिनिमम पेमेंट जो उन्होंने रिकवरी इम्प्रूव की है, बेटर रिकवरी दी है, उसके मुताबिक उनको पेमेंट हो और कम से कम पेमेंट भी उनका प्रोटेक्ट किया गया है कि अगर 9.5% तक भी उनकी रिकवरी है तब भी एक उनको मिनिमम पेमेंट जो है वो 282 रुपए का करीब वो मिलेगा और रिवाइज जो एफआरपी है उसके तहत 305 रुपए का किसान को फ़ायदा दिया जाएगा। 305 रुपए उसको प्रति कुंटल के हिसाब से मिलेगा। तो ये पूरा जो इकोसिस्टम है वो एक साथ बढ़ रहा है, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आ रही है। उसने इरिगेशन नई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, वाटर कंजर्वेशन को यूज़ किया है, बेटर हार्वेस्टिंग, बेटर प्लांटेशन, उन टेक्निक्स को इस्तेमाल किया है जिसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जहाँ तक आपने एमएसपी की बात की, मिनिमम सेलिंग प्राइस की, तो मिनिमम सेलिंग प्राइस इज़ ए फ्लोर प्राइस। आज भी जो मिनिमम प्राइस है एक्स शुगर मिल प्राइस उससे ऊपर ही है, तो उससे ऊपर के ऊपर सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है, लेकिन शुगर के प्राइसेस डिप्रेस ना हो उसको देखते हुए एक फ्लोर प्राइस लाया गया था जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है। तो इसकी वजह से मिल को कोई दिक्कत या कोई शिकायत नहीं है। ये अगर आप देखें तो हर मिल एमएसपी से ऊपर ही एक्स मिल प्राइस उसका है और होलसेल प्राइस भी उससे ज़्यादा है, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ऑल राइट, मैं यहाँ पर गियर्स चेंज करती हूँ और गेहूं की बात करते हैं सर, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो हमने फैसला सरकार की तरफ से आता हुआ देखा और एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया गया वो गेहूं के हिसाब से था। लेकिन अब जिस तरह के हालात बाजार में है, क्योंकि भाव एमएसपी के ऊपर थे, सरकार बहुत प्रोक्योर नहीं कर पाई, प्राइवेट पार्टीज के पास यहाँ पर ज्यादा गेहूं है और क्योंकि एफसीआई भी अब बाजार में नहीं बेचने वाला, कई लोग ये तर्क लगा रहे हैं कि इस साल के अंत तक गेहूं के भाव बहुत बढ़ जाएंगे और हो सकता है हमें शायद इंपोर्ट भी करना पड़े। सरकार इन कॉन्वर्सेशंस को, इन बातचीतों को कैसे देखती है? देखिए, ये मतलब इस समय समझने की बहुत ज़रूरत है कि गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट पिछले सालों के हिसाब से कम हुआ था, लेकिन सरकार के पास आज भी गेहूं का करीब करीब 265 लाख टन का स्टॉक है और करीब 280 लाख टन का राइस का स्टॉक है। कुल मिलाकर के हमारे पास 545 लाख टन ग्रेन्स का स्टॉक मौजूद है और सरकार किसी भी स्टेज के ऊपर अगर देखती है कि प्राइजेस
एक लिमिट के ऊपर जा रहे हैं तो सरकार इंटरवीन कर सकती है, उसके पास सफिशिएंट स्टॉक है। और सरकार की तरफ से जो पीडीएस में है वो रेगुलरली रिलीज हो रहा है, जिससे कि अवेलेबिलिटी आम आदमी के लिए है। करीब 80 करोड़ लोगों को एनएफएसए में और पीएमजीके में लगातार राशन दिया जा रहा है। जो आम आदमी के लिए अवेलेबिलिटी की कमी वो नहीं होने दी गई है। तो मुझे उम्मीद है कि हर सिचुएशन के ऊपर सरकार मॉनिटर कर रही है, नज़र रखे हुए है, और जिस भी समय जिस स्टेप को लेने की ज़रूरत होगी, कंज्यूमर इंटरेस्ट में, इंडस्ट्री इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में, सरकार उसके ऊपर उस समय फैसला लेगी। सरकार की चावल पर कितनी नजर है सुधांशु जी? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बुआई का इलाका देखें तो पिछले साल के मुकाबले अभी भी यहाँ पर 13 से 15% कमी है चावल की बुआई में। कितने समय तक आपको लगता है बुआई हम यहाँ पर चलता हुआ देखेंगे, क्योंकि वो भी एक डिलेड है? और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को भी ऐसा लगता है कि जिस तरह का मानसून, जिस तरह की डिस्पैरिटी यहाँ पर बारिश को लेकर है, चावल शायद एक अगली कमोडिटी हो सकती है भारतीय बाजारों के लिए जहां पर कुछ चिंता की बात हो। देखिए, हर चीज़ को एक पर्सपेक्टिव में देखना है। हमारा लास्ट ईयर का जो राइस का प्रोक्योरमेंट था वो करीब 600 लाख टन था, और इस साल भी हम करीब जो है वो 595 लाख टन जो है हमारा प्रोक्योरमेंट होगा। और जो अगले साल का अंदेशा है, जो हमने खरीफ की कॉन्फ्रेंस की थी, उसको देखते हुए हम 600 लाख टन के करीब हमारा प्रोक्योरमेंट एक्सपेक्टेड है राइस के परिप्रेक्ष्य में भी। तो सरकार के पास जो अवेलेबिलिटी रहेगी वो सफिशिएंट रहेगी। और आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा करीब 210 लाख मीट्रिक टन राइस जो है लास्ट ईयर एक्सपोर्ट भी हुआ था। तो वो सरप्लस है, जो एक्सपोर्ट हुआ था वो सरप्लस स्टॉक है। तो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी को लेकर के मुझे लगता है कि चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो सोइंग है वो अभी भी जारी है। ईस्टर्न पार्ट में सोइंग इम्प्रूव होने की वजह से प्रोडक्शन में जो पहले एस्टिमेट था कि कम होने की अंदेशा है, वो मुझे नहीं लगता है कि वो कम होगा। जैसे जैसे अगस्त का महीना ये ख़त्म होगा, सोइंग कंप्लीट होगी, तब तक रेन्स भी अभी चल रही हैं, और हो सकता है कि सोइंग और प्रोडक्शन दोनों लास्ट ईयर को मैच करेगा। ऑल राइट, यानी कि चावल में फिलहाल यहाँ पर कोई कंसर्न नहीं है और अभी भी सोइंग चालू है, और हो सकता है पिछले साल के नंबर्स हम यहाँ पर फिलहाल भी धान में बनता हुआ देखें। सुधांशु जी, बात अब यहाँ पर खाने की तेलों की करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बड़ी खबर इस हफ्ते में आई है। आपने मीटिंग करी है यहाँ पर खाने की तेलों की कंपनियों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो भाव जोरदार गिरे ही हैं, और रिटेल को वो पास हो जाए इसके लिए सरकार ने काफी सारे मेजर्स भी यहाँ पर उठाए हैं। क्या वो सब मेजर्स काम करे हैं? आपकी मीटिंग तेल की कंपनियों के साथ कैसी रही है? क्योंकि इवन एज डायरेक्शन तो सरकार की तरफ से यहां पर दिया गया है कंपनियों को, लेकिन रिटेल लेवल पर उस तरह की गिरावट फिलहाल भावों में नहीं है। देखिए, सरकार के स्टेप्स लगातार लेने की वजह से, और जो करीब 20 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन और सनफ्लावर के ऊपर जीरो ड्यूटी जो टैरिफ रेट कोटा दिया गया है TRQ, उसकी वजह से अगर आप देखें तो एग्जैक्टली एक साल पहले जो दाम था उसके मुकाबले अब दाम ऑलमोस्ट बराबरी पे आ गए हैं। वो 3-4% ही ज़्यादा हैं सनफ्लावर को छोड़ के। सनफ्लावर की चूँकि सप्लाई डिसरप्ट हुई थी तो वो करीब 9% इंक्रीज़ की रेंज में है, लेकिन सभी ऑयल अब सिंगल डिजिट इंक्रीज़ में बचे हैं। और जो सरकार के इंटरवेंशंस हैं, सरकार ने जो कदम उठाए हैं, कंपनियों के साथ लगातार चर्चा की हुई है, और हमें उम्मीद है कि जो ये बेनिफिट प्राइस फॉल का है ग्लोबल लेवल पे, उसका बेनिफिट जो है इंडियन कंज्यूमर को भी मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि 8 से 10 रुपए फर्दर रिडक्शन जो है वो कंपनीज करने के ऊपर विचार करेंगी।
एब्सोल्युटली, और वो मीटिंग यहाँ पर होती हुई नजर आई भी है और कंपनीज ने भी यही कहा है कि वो और कटौती यहाँ पर करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन सुधांशु पांडे जी हमारे साथ हैं और हम ग्लोबल महंगाई से घरेलू मार्केट पर किस तरह का असर पड़ सकता है उस पर करेंगे चर्चा उनसे। आपका स्वागत है और हमारे साथ सुधांशु पांडे जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, क्लियरली भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो हमने यहाँ पर इन्फ्लेशन पीक आउट होते हुए नजर आई है। जैसे आपने भी कहा कि ज्यादातर कमोडिटीज के भाव हमने यहाँ पर अब गिरते हुए देखे हैं, शायद वर्स्ट इज बिहाइंड अस। लेकिन भारतीय बाजारों में हम देखते हैं कि बहुत सारी कमोडिटीज हम इंपोर्ट करते हैं। इंडिया की जो डिपेंडेंस है ग्लोबल फूड प्राइसेस पे वो बहुत ज्यादा हाई है। तो इसका मतलब ये निकला कि आगे भी सरकार को अपने टोज पे रहना होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अभी भी बहुत सारी अनसर्टनिटीज हैं। कोई मेजर डेवलपमेंट यहाँ पर अगर निकल के आती है तो सरकार क्या उसके लिए तैयार है? क्या और मेजर्स हम यहां पर आता हुआ देखेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इंडियन कंज्यूमर इज इन अ वेरी हैप्पी सिचुएशन। चाहे आप राइस को लें, चाहे वीट को लें, चाहे शुगर को लें, इन सब का एक्सपोर्ट होने का मतलब ही है कि इंटरनेशनल प्राइजेज इंडियन मार्केट से ज़्यादा हैं, तभी इन चीज़ों का एक्सपोर्ट हो रहा है। और वहाँ पर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड भी हायर है, चाहे आप अपनी नेबरहुड में देखें या बाकी और देशों में देखें। यहाँ पर सरकार ने चूंकि बहुत प्रोएक्टिव तरीके से एंगेजमेंट किया है हर स्टेक होल्डर के साथ और कदम उठाए हैं रेगुलर बेसिस पे, वन ऑफ नहीं है, ये लगातार एंगेजमेंट है, जिसकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन को, फूड इन्फ्लेशन इन पर्टिकुलर को कंटेन करने में मदद मिली है। आप देखिए, इस बार अनियन का भी जो है प्रोक्योरमेंट का टारगेट 2.5 लाख टन का था, वो पूरा 2.5 लाख टन समय से पहले प्रोक्योर कर लिया गया है, उसका सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है। पोटैटो, टोमेटो, अनियन तीनों के प्राइसेस जो हैं अगर आप कंपेयर करें पिछले साल के मुकाबले बिल्कुल कंट्रोल्ड सिचुएशन में है। तो ये सरकार के जो कदम उठाए गए हैं, समय से कदम उठाए गए हैं, उन्हीं का नतीजा है। तो इंडियन कंज्यूमर जो है, इंडियन सिटीजन जो है, वो डेफिनेटली बेटर पोजीशन में है। एब्सोल्युटली, और जैसे आपने कहा कि सरकार ने यहाँ पर पूरा ध्यान दिया है कि फेस्टिविटीज से पहले, शादियों से पहले जो कि अगस्त में शुरू होती हैं, हमने ज्यादातर यहाँ पर अवेलेबिलिटी भी इंप्रूव होते हुए देखी है और जैसे आपने कहा दाम तो यहाँ पर नीचे हुए ही हैं। तो ओवरऑल फूड प्राइसेस, अवेलेबिलिटी को लेकर क्या व्यू है अभी सरकार का? क्लियरली बाजार अभी भी ये मान के चल रहा है कि आने वाले 3-4 महीनों में काफी हद तक कमोडिटी के भाव यहाँ पर और गिर सकते हैं। तो क्या एसेंशियल कमोडिटीज की पर्याप्त यहाँ पर अवेलेबिलिटी है? सप्लाई चेन क्या आप यहाँ पर अब सुधरता हुआ देखते हैं? देखिए, फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क, ये जितनी एसेंशियल नेचर की कमोडिटीज़ हैं, उनकी सबकी सफिशिएंट अवेलेबिलिटी है, सप्लाई चेन प्रॉपरली मेंटेन्ड है। तो आने वाले सीज़न में मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें सही दाम के ऊपर मार्केट में अवेलेबल रहेंगी और सरकार लगातार नज़र बनाए हुए है। जहां पर भी जब भी इंटरवीन करने की ज़रूरत होगी, सभी स्टेक होल्डर के साथ डायलॉग लगातार बना हुआ है और सरकार वो कदम उठाएगी। एक सवाल और आपसे है सुधांशु जी, कॉटन के बारे में, उसके बारे में हमने यहाँ पर बात नहीं की, जहां पर भावों में हमने इस साल में भारतीय बाजारों में ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे और अब जिस तरह की स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिहाज से हम थोड़े से नॉट कॉम्पिटिटिव हैं अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें और चिंताएं यहाँ पर काफी सारी हैं। हमने देखा एमसीएक्स की तरफ से भी यहाँ पर फ्यूचर्स में मार्जिन बढ़ते हुए, लेकिन कैसे देखते हैं आप ये कॉटन के भावों में जो हमने डाइवर्जेंस आता हुआ देखा है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो भाव गिरे हैं लेकिन भारतीय बाजारों में लगातार ऊपर? देखिए, कॉटन के ऊपर जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है वो इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेती है और लगातार वो इसको सिचुएशन को रिव्यू कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कदम इसके लिए ज़रूरी होंगे वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री उठाएगी।
ऑलराइट, तो जहां तक कॉटन की बात है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से वहां पर बात करनी होगी, लेकिन जैसे कहा गया कि बाकी सभी कमोडिटीज में हमने यहां पर गिरावट आते हुए देखी है। सुधांशु जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आज तो यहां पर आज 3 बातें निकल के आई हैं जो इस हफ्ते में सबसे बड़ी हैं। एग्री कमोडिटीज के लिहाज से यह हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहा। सबसे पहले हमने यहां पर चीनी में एफआरपी में बढ़त आते हुए देखी, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीबन 15 रुपए यहां पर ऑन द हायर साइड है। ऑफकोर्स बुआई यहां पर शुरू हो चुकी है, ऑलमोस्ट खत्म होने लगी है, तो इस एक चीज का बाजार को इंतजार था और सीएसीपी के रिकमेंडेशन के लिहाज से ही यहां पर एफआरपी में हमने बढ़त आते हुए देखी है। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर थी वो यहां पर खाने के तेलों को लेकर थी, जहां पर सरकार ने तीसरी बार यहां पर खाने की तेलों की कंपनियों के साथ मीटिंग करी है और इसमें भी 8 से 10 रुपया यहां पर मतलब घटाने की बात इनसे की गई है। तो अगर पिछली 3 मीटिंग्स देखें तो 25 से 30 रुपया प्रति लीटर यहां पर दाम घटाने की बात की गई है। जैसे सुधांशु जी ने कहा कि यहां पर आगे जाके हम अवेलेबिलिटी भी इनफ देखते हैं, भाव नीचे आ चुके हैं और अब अगर आप बढ़त के हिसाब से देखें तो सिर्फ 3 से 5% ही ज्यादा यहां पर ज्यादातर खाने के तेलों के भाव हैं प्री कोविड से पहले जो हमने यहां पर बढ़त आते हुए देखी थी उस लिहाज से, और अवेलेबिलिटी यहां पर अच्छी खासी है, यानी कि आगे का जो फेस्टिवल सीजन है वो यहां पर काफी बेहतरीन रहने की उम्मीद है। गेहूं और चावल के बारे में सुधांशु जी ने यह कहा कि एज ऑफ नाउ वो स्टेप्स ले रहे हैं, बाजार को वॉच भी कर रहे हैं और मेजर्स यहां पर टाइम टू टाइम सरकार लेती रहेगी। जो मेजर्स लिए हैं उन्होंने पूरा कारगर साबित किया है। हमने यहां पर अवेलेबिलिटी और भावों को काफी हद तक कंट्रोल में आता हुआ देखा है और जो फेस्टिवल सीजन है आगे आता हुआ क्लियरली एक तोहफे की तरह से उन्होंने कंज्यूमर को दिया है, रिटेल को दिया है, जहां पर काफी हद तक चीजें इन कंट्रोल हैं और भारतीय फूड इन्फ्लेशन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से काफी बेहतर है, भाव यहां पर काफी इन कंट्रोल हैं। सुधांशु जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए और क्लियरली बड़े स्टेप्स यहां पर लेते हुए, और फूड सेक्रेटरी ने खुद यहां पर काफी सारी बातें हमसे और हमारे दर्शकों के साथ यहां पर शेयर करी हैं। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।